हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट में देखते हैं नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म का मतलब है देश प्रेम देश प्रेम की भावना। नेशनलिज्म का मतलब है देश प्रेम की भावना। यूरोप में देश प्रेम की भावना कब और कैसे आई, बस यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, थोड़ा सा इसके बारे में मैं ब्रीफ दे देता हूं अभी। तो देखते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में पहले मोनार्की था जहां राजा लोग रूल करते थे, डेमोक्रेसी नहीं था। फ्रेंच के लोग चाहते थे कि वहां पे डेमोक्रेसी हो। वो लोग चाहते थे कि हम लोग चूज करें कि हमारी गवर्नमेंट कौन हो। तो 1789 में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसके कारण वहां पे डेमोक्रेसी आ गया था। फ्रांस के लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसके 10 साल बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे वहां आ गया था और उसने डेमोक्रेसी को हटाकर फिर से वहां पे मोनार्की स्टार्ट कर दिया। वहां पे फिर से राजा लोग रूल करने लगे और फ्रांस में वो अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और अपने कुछ पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। नेपोलियन कम एंड स्टार्ट सीजिंग पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। वो वहां पे अपना कब्जा जमाने आया था। नेक्स्ट है, उसके 5 साल बाद 1804 में, यहां पे लिख देता हूं 1804 में उसने अपना कुछ कोड्स बनाए जिसे नेपोलियन कोड एंड सिविल कोड भी कहा जाता है। उसने इसमें क्या किया था? नेपोलियन ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया एंड वो टैक्सेस को इंक्रीज किया एंड फ्रांस के लोगों को वहाँ पे जबरदस्ती वो अपने आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बोलता था। ही वांट टू अ स्ट्रॉन्ग आर्मी बेस, जिससे वो दूसरे देशों पर हमला कर सके और उस पर अपना कब्जा बना सके। वो वहां पे अपना कोड्स एंड कंडीशन सेटअप करने के लिए ही फ्रांस में आया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो नेपोलियन अच्छा भी था एंड बुरा भी था। ही इज जस्ट गुड एंड बैड पर्सन, यू कैन से। ज्यादा बुरा भी नहीं था, उसने अच्छे काम भी किए थे। नेपोलियन जो था फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में लाता था और बाकी जो यूरोप के जो पार्ट्स थे जैसे इटली, जर्मनी और भी बाकी जो पार्ट्स थे उस पर हमले किया करता था।
तो उसके बाद 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। नेपोलियन और प्राग के बीच में। प्राग कौन? प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये सभी प्राग थे। और फाइनली नेपोलियन इसमें हार गया। क्यों हारा? क्योंकि सभी रीजन ने मिलकर नेपोलियन पर हमला कर दिया था, जिससे वो हार गया फाइनली। तो अब क्या है? आफ्टर नेपोलियन डिफेटेड बाय प्राग, प्राग ने जब नेपोलियन को डिफेट किया, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में अगेन मोनार्की एस्टेब्लिश हो गया, फिर से मोनार्की आ गया। कौन लाया मोनार्की? प्राग लेकर आया। डेमोक्रेसी को वहां से हटा दिया गया। एंड ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ये एक पीस ट्रीटी था, जिसमें कहा गया था कि आगे से कोई लड़ाई झगड़ा या वॉर नहीं होगा, कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी का शासन आ गया, जो भी एक मोनार्की था। तो ये हो गया नेपोलियन के बारे में। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे है यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी में क्या था? यूरोपियन सोसाइटी का 3 पार्ट्स था। पहला पार्ट्स एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा प्यूजेंट्री, और ये तीसरा जो न्यू था, ये बाद में आया था, न्यू मिडिल क्लास, ये बाद में आया था। पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो एरिस्टोक्रेसी में क्या आता था? एरिस्टोक्रेसी में ही प्राग भी आता था। तो प्राग के एरिस्टोक्रेसी क्या था? इनके पास ये लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, ये ज़मींदार थे। एंड पीपल लेस भी थे, इनका पॉपुलेशन कम था, लेस पॉपुलेशन के लोग थे। एंड डोमिनेटिंग थे, ये सब जगह अपना कब्जा करना चाहते थे। और इनके पास ऑल राइट्स थे, सभी तरह के राइट्स थे इनके पास। अब प्यूजेंट्री में देखते हैं। ये लैंडलेस पीपल थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी, ये गरीब लोग थे। एंड मोर पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन बहुत अधिक था और इनके पास कोई राइट्स नहीं थे। अब देखते हैं न्यू मिडिल क्लास लोग जो आए थे बाद में, उनके बारे में देख लेते हैं। ये एडुकेटेड थे, जैसे डॉक्टर, टीचर, ऐसे लोग थे यहाँ पे। और यही लोग नेशनलिज्म का आइडिया लेकर आए थे कि यहाँ पर नेशनलिज्म होना चाहिए। 19th सेंचुरी का ये बात है, लगभग ये आए थे 19th सेंचुरी में, वही 1800 वाले साल में, 1800 वाले ईयर में। तो यही कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे द्वारा चुना जाना चाहिए, हम चुने अपने गवर्नमेंट को कि कौन मेरा गवर्नमेंट होगा। ये सब मिडिल क्लास के लोग जो शिक्षित थे, जो एडुकेटेड थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आए। मोनार्की को ये हटाना चाहते थे। लेकिन एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, ये मोनार्की को रहने देना चाहते थे, क्योंकि मोनार्की इनके ही द्वारा चल रहा था, प्राग के द्वारा। तो अब आगे देखते हैं। इसके 6 टॉपिक्स हैं, इसको मैं फटाफट अभी मैं बता देता हूं। ओके, तो देखते हैं टॉपिक नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। तो इसमें क्या है? इसमें बताया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था, 1789 में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। सेकेंड में है 1799 में नेपोलियन आया, उसने
सिविल कोड बनाया कब? 1804 में, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो नेपोलियन बुरा भी नहीं था और अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा बुरा भी नहीं था। उसका कुछ अच्छी बातें इसमें मैंने लिखा है। तो उसने क्या किया था? इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश किया वहाँ, एंड ऑल राइट्स दिए, एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। और उसमें कुछ बुरी बातें भी थी, जैसे ही टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम्स, उसने वोट देने का जो हक था वहाँ के पब्लिक को, वो सब छीन लिया था, एंड टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया था, एंड फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। उसने वो फोर्स करता था पीपल को, वहाँ के पीपल को, फ्रांस के पीपल को, कि वो फ्रांस की आर्मी ज्वाइन कर ले। ये सब उसकी कुछ बुरी बातें भी थी, कुछ अच्छी बातें भी थी। ये था फर्स्ट टॉपिक, एंड जिसमें फर्स्ट टॉपिक में यही बताया गया है। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक क्या था? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म कैसे बना था, कौन बनाया था, कौन लेकर आया था? तो वो मिडिल क्लास लेकर आए थे। एंड 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, किसके बीच? नेपोलियन एंड प्राग के बीच। उसके कारण भी यहाँ पर नेशनलिज्म आया। अब यहाँ पर जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था नेपोलियन एंड प्राग के बीच, तो दो आइडिया सामने आए थे। फर्स्ट कंजर्वेटिज्म एंड सेकंड रेवोल्यूशनरी। तो कंजर्वेटिज्म क्या था? कंजर्वेटिज्म जो था ये था एरिस्टोक्रेसी लोगों का आइडिया। जो प्राग थे वो चाहते थे कि यहाँ पे मोनार्की ही रहे, डेमोक्रेसी ना आए। लेकिन रिवोल्यूशनरी में क्या था? यहाँ पर जो था, ये न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे एंड प्यूजेंट्री लोग थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, यहाँ पे राजा लोग रूल ना करे, जो हमारी गवर्नमेंट हो उसे हम चुने। एंड इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, नो नेशन स्टेट वेयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। यहाँ पर क्या था कि कोई भी स्टेट में एक कल्चर नहीं थे, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे। जैसे इटली में हम स्पेनिश एंड जर्मनी ये सब भी बोले जाते इटली में हैं, जो कि जिसमें जर्मनी एंड स्पेनिश जैसे और भी भाषाएं बोले जाते थे। कोई भी कुछ भी ऐसे स्पेसिफाइड नहीं था, सब कुछ उल्ट पुल्ट था वहाँ। पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब डिफरेंट एरिया के सब लोग थे, वहाँ पर डिफरेंट भाषाएं बोली जाती थी। कोई भी एक सटीक कल्चर नहीं था वहाँ पे, समझे? ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये था सेकेंड टॉपिक में। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड टॉपिक में क्या है? द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 तक, मतलब पूरा 18 साल, 18 ईयर्स ये चला था। जिसमें फर्स्ट में क्या है? क्रॉप्स उगना बंद हो गए थे। क्रॉप्स उगना, इसमें उस टाइम में क्रॉप्स उगना बंद हो गए थे, एंड हंगर्स एंड मतलब कि भूख और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड 1830 में, मतलब 1813 में
1830 में जो बर्बन किंग्स था उसे हटा दिया गया लिबरल रेवोल्यूशन वालों ने। लिबरल रेवोल्यूशन वालों ने हरा दिया। एंड जो बेल्जियम था वो खुद को नीदरलैंड से अलग कर दिया। 4th नंबर में जो बेल्जियम था वो खुद को नीदरलैंड से अलग करके अलग हो गया। एंड ग्रीक में आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगी। ग्रीक जो था खुद को आज़ाद करने में खुद को आज़ाद कर लिया 1832 में। ग्रीक खुद को आज़ाद कर लिया 1832 में। ये 1821 से स्टार्ट किया था। 1831 में 13 में वो खुद को आज़ाद कर लिया। एंड रोमांटिज्म एंड नेशनलिज्म फीलिंग, मतलब वहाँ पर नेशनलिज्म का फीलिंग आने लगी, देश के प्रेम की फीलिंग आई, देश के प्रति भावना की फीलिंग आने लगी। वहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, उसी तरह जैसे हम लोग के अंदर फीलिंग्स आती है उसी टाइप की उधर भी अपने नेशन के प्रति उधर भी फीलिंग्स आने लगी। ओके, ये था 3rd टॉपिक में। अब देखते हैं 4th टॉपिक। 4th टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी 1871 में बना था। उसके पहले जर्मनी जो था वो कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई और रीजन कहीं, मतलब जर्मनी के कुछ रीजन यहाँ थे, कुछ वो स्टेट में थे, कुछ वो स्टेट में थे, मतलब सब फैला हुआ था, जैसे तैसे बिखरा हुआ था, कुछ भी मतलब कि सटीक नहीं था, सब कुछ बिखरा हुआ था। इट वॉज ऑल स्कैटर्ड। It was not the well structured area. All regions were structured, and then in 1871, German region got unified and becomes a province of nation. इसके पहले कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था और 1871 के बाद वो मतलब 1871 में उनके रीजन को यूनिफाइड किया गया और वो एक जगह में आया और जहां से ये जर्मनी बना। उसी तरह उसके 10 साल पहले 10 इयर्स पहले 1861 में इटली उसी तरह बना था। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि यूके क्या है, यूके किससे बना है? यूनाइटेड किंग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आइसलैंड, ये तीनों को मिलाकर ये यूके बना है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है? 5th नंबर टॉपिक का विजुअलाइजिंग द नेशन, ये इसके बारे में 5th नंबर टॉपिक में बताया गया है। ये विजुअलाइजिंग का मतलब क्या है? कल्पना, इमेजिनेशन। नेशन वेयर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, मतलब जैसे हम इंडिया को भारत माता बोलते हैं, जैसे भारत माता की जय फीमेल फिगर में बोलते हैं, उसी तरह यहाँ भी जो जर्मनिया थी उसके उसी तरह वहाँ पे कोई एक जर्मनिया थी, उसी को फीमेल फिगर के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। ये था टॉपिक 5 में। अब देखते हैं टॉपिक 6। एल्गोरिथम पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। ओके, टॉपिक 6 टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म।
नेशनलिज्म को तो पता है, पहले मैं बता चुका हूँ, देश प्रेम की भावना। नेशनलिज्म का मतलब देश प्रेम की भावना। अब इम्पेरियलिज्म क्या है? इम्पेरियलिज्म क्या है? इम्पेरियलिज्म नेशन की बाउंड्रीज को बढ़ाना या एक्सटेंड करना। वहाँ के जो लोग थे वो अब वहाँ के जो शासक और लोग थे वो चाहते थे कि यहाँ का जो बाउंड्रीज है, जो सीमा है वहाँ का, उस देश का, उसको बढ़ाया जाए, जिसके कारण वो दूसरे देशों पर, दूसरे कंट्रीज पर हमला किया करते थे एंड उसको जीतकर अपने देश में शामिल कर लिया करते थे। और यही रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत वहीं से हुई थी और यही रीजन भी था। अब एक टेंशन और था, बैल्कन्स, टेंशन इन बैल्कन्स, रीजन इन यूरोप। उसमें कई सारे रीजन थे, कई सारी डाइवर्सिटी थी बैल्कन्स में, जिसमें रशियन, बल्गेरियंस, अल्बेनियन, ईटी से मतलब बहुत सारे रीजन्स थे। ये वहाँ का टेंशन था, इसको कैसे इसको एक जगह किया जाए, चाहे अलग किया जाए, इसलिए वो मतलब कि एक्सटेंड करते थे अपने बाउंड्रीज को। ओके, और उसी टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत भी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया हो या पसंद आया हो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।